तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर सीरीज को जिसका नाम है खौफ। काफी बढ़िया सीरीज है ये। इस सीरीज को क्रिएट किया है स्मिता सिंह ने। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज और एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। आज मैं काफी डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं होगी क्योंकि ये जो सीरीज है ना वो स्लो बर्न टाइप की है। तो अगर मैं पर एपिसोड करता हूँ तो यहाँ पर वीडियो 2 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी, तो आपको काफी ज्यादा बोरिंग टाइप का लगेगा। लेकिन जो आज की वीडियो होगी वो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफी डिटेल्ड भी होगी, तो आपको कोई भी डाउट आने नहीं वाला है। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ सीन्स मिस हो सकते हैं, लेकिन वो खाली यहाँ पर मैं नरेशन नहीं करने वाला, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी। और नरेशन के अंदर आपको सीन बाय सीन होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के अंदर गोस्ट सीरीज के ऊपर प्रॉपर चीजें आती हैं, तो आपको जरूर पसंद आएगा। बाकी मैंने रिसेंटली यामाकाथगी फिल्म को एक्सप्लेन करा है, जो कि बहुत बेहतरीन तमिल सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए। उसकी IMDb रेटिंग 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि खौफ सीरीज की भी IMDb रेटिंग 7.3 स्टार्स ही है, तो जाकर जरूर देखिएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दिल्ली शहर में हर साल भारतवर्ष से लड़कियां काम की तलाश में नए नए सपने लिए आती हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत तब होती है जब अनजान शहर में रहने की कोई अच्छी और सस्ती जगह ना मिले। और बस इसी के ऊपर आधारित ये सीरीज भी है। दिल्ली शहर में आने वाली मोस्टली हर वर्किंग लड़की का एक ही आसरा है, जो कि है प्रगति वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जो कि असल में एक गवर्नमेंट हॉस्टल है। और ये स्थित है जंगल के इलाके में, जो कि काफी सेक्लूडेड है और हॉन्टेड भी। तो सीरीज की शुरुआत में हम अनु नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि इसी हॉस्टल में आ रही थी कि तभी कोई उसको लेजर गन से टीज कर रहा था। वो इस हॉस्टल के अंदर पीछे वाले रास्ते से आ रही होती है, जो कि एक पतली सी लेन थी, क्योंकि यही वो लेन थी जो कि मेन रोड पर जाकर कनेक्ट हुआ करती, जहां से ही इन सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता था। खैर अब अनु परेशान होकर अंदर आती है, जहां पर हम हॉस्टल की सिचुएशन को देखते हैं, जो कि बहुत ही बेकार थी, लेकिन बजट में सबके पास यही अवेलेबल था। और यहाँ का गार्ड भी काफी सुस्त टाइप का था। अब अनु जो थी वो रूम नंबर 333 में रहती है, और उसके ही बगल में उसकी 4 दोस्त भी हैं। हालांकि यहाँ पर और भी लड़कियां और लेडीज हैं, लेकिन इन 5 का ग्रुप यहाँ पर काफी फेमस था, जिनमें है निक्की, जो कि अच्छे घर से है, लेकिन बोलते टाइम वो हकलाती है। और बचपन से उसको सबने इग्नोर किया है, जिस वजह से वो यहाँ पर आकर रह रही थी। एंड माइट भी उसके हकलाने का ये भी एक रीजन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उसे कोई जज भी नहीं करता। कोमल की बात करें, जो कि एक समय पर कॉल गर्ल हुआ करती थी, लेकिन अब वो उन सबसे दूर रहना चाहती है। बात करें रीमा दी के बारे में, तो वो अभी 1.5 महीना प्रेग्नेंट है और उनकी एक और बेटी भी है, लेकिन वो यहाँ पर हॉस्टल में इसलिए रह रही हैं क्योंकि उनके ससुराल वाले एक और लड़की होते ही बच्चा गिरवा देंगे। सो शी फील सेफ हियर। बात करें लाना के बारे में, तो वो एक एयर होस्टेस है, बिंदास रहने वाली लड़की है। और आखिर में है ऑब्वियसली खुद अनु, जिसने अपने ही बॉयफ्रेंड की सोसाइटी में बिना बताए फ्लैट रेंट पे ले लिया है, क्योंकि वो उसको और घर वालों को इम्प्रेस करना चाहती है। लेकिन जो उसकी बाकी 4 दोस्त हैं, वो उसको हमेशा समझाती हैं कि अनु का बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं करेगा, एज उसने कभी अनु के बारे में अपने परिवार को बताया तक नहीं है। खैर अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है, जहां पर हमको एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि अनु अब जिंदा नहीं है। एक ट्रक एक्सीडेंट के दौरान वो खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि उसको छोड़ने के लिए इस हॉस्टल की वार्डन ग्रेसी डुंगडुंग खुद गई थी, और उसके सामने ही अनु खत्म हुई। अब इस चीज से ये 4 लड़कियां सहमी हुई थी, सदमे में थी। वो अपने हॉस्टल तक से बाहर नहीं आती। उन सबकी बॉडी पे काफी ब्रूजेस और कट मार्क्स भी थे। और अब इस रूम नंबर 333 को बंद कर रखा जाता। इनफैक्ट वार्डन हमेशा उनसे कहती रहती कि उन 4 लड़कियों को बाहर निकलना होगा, लेकिन वो बाहर नहीं जाती थी। यहाँ पर रात को हॉन्टिंग्स हुआ करती, लेकिन ग्रेसी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे हॉस्टल को बंद करा जा सकता था। खैर इसी के साथ एक और प्लॉट यहाँ जुड़ जाता है, जब इनकी तरह ही ग्वालियर से माधुरी किरण AKA मधु नाम की लड़की दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड अरुण से मिलती है। और उसके भी कुछ सपने और डर थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गई थी। अब मधु और अरुण दोनों ही ग्वालियर के सेम कॉलेज से थे, लेकिन मधु उसकी जूनियर थी और अब दोनों साथ रहना चाहते थे। अब अरुण जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता है, वो मधु को अपने रहने की जगह पर लेकर आता है, जहाँ पर नहाते टाइम मधु अपने कान को नोटिस करती है। जिसके बाद में अरुण और मधु इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन मधु को तभी काले नकाब पहने कुछ लोग दिखते हैं, जिसके चलते वो रुक जाती है। यानी कि कोई ऐसा ट्रॉमा है जिससे कि ये दोनों ही दिक्कत में हैं और वो अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में मधु और अरुण की बेला नाम की एक जानकार लड़की है, या फिर ये कह लो काइंड ऑफ कजन कह सकते हैं, या फिर दूर की फ्रेंड कह लो, जिसने ही यहाँ पर काम का जुगाड़
मधु के लिए करवाया था। अब इंटरव्यू भी होता है और बेला की सोर्स से मधु सेलेक्ट भी हो जाती है। साथ ही साथ बेला की नकुल नाम के लड़के से शादी होने वाली है, जिसके चलते मधु उसको देखते ही डर सी गई थी और उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। एनीवेज बेला ने मधु को सस्ते में रहने के लिए एक हॉस्टल भी सजेस्ट किया था, जो कि गेस करिए कौन सा हॉस्टल होगा। जी हाँ, प्रगति हॉस्टल, जहाँ पर ग्रेसी से मिलकर उनको रूम नंबर 333 खाली मिल जाता है और मधु को भी रूम बढ़िया लगता है। लेकिन 6 महीने पहले तो रूम की रंगत ही अलग थी और आज ये बिल्कुल खंडर जैसा दिखाई पड़ रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर एक ट्रंक भी रखा हुआ था। खैर, अब इस हॉस्टल में रहने के लिए जॉब ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, किसी जानने वाले गार्डियन का लेटर सिग्नेचर वगैरह भी चाहिए। तो अरुण अपनी ही एक काफी सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शोहिनी से हेल्प मांगता है, जिन्होंने अब क्लिनिक घर पर ही ओपन कर लिया था, जो कि अपनी बेटी कियारा और बिल्ली, जिसका नाम राक्षस है, उसके साथ रहती है। डॉक्टर शोहिनी को एक असिस्टेंट भी चाहिए, तो मधु अब डबल काम करने में लग जाती है। साथ ही साथ रूम नंबर 333 में शिफ्ट होने का भी सोच लेती है। हालांकि अरुण उसको मना करता है, लेकिन यहाँ पर वो मानती नहीं है। एनीवेज, अब हम रूम नंबर 333 के अंदर 3 लड़कियों को वीजा बोर्ड खेलते देखते हैं, क्योंकि इस रूम को हॉन्टेड बताया जाता था। अब शुरुआत में तो कुछ नहीं होता और लाना भी उन तीनों को रोकती है, लेकिन तभी अचानक से हम किसी जले हुए काले साए को रूम के अंदर देखते हैं, जो कि गेट बंद करके इन तीनों लड़कियों को हॉन्ट करता है और पूरा हॉस्टल उनके चिल्लाने से गूंज उठता है। ये सब ग्रेसी जानती तो थी, लेकिन उसको यही लगता है कि ये सब लाना और उसका ग्रुप करता है। अब हमको एक खास बात पता चलती है कि यहाँ पर एक और प्लॉट इस कहानी में जुड़ता है कि ग्रेसी की पुलिस कांस्टेबल ईलू मिश्रा दोस्त है, जो कि ड्रिंक करती है, मस्त रहती है। लेकिन आज वो दुखी है क्योंकि पिछले 6 महीने से उसका लड़का जीवा गायब है। हालांकि वो ऐसा करता रहता था, लेकिन इस बार मैटर अलग था। अब वो कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकती क्योंकि इससे उसकी नौकरी पर बात आती। रीजन ये था कि उसका बेटा बब्बन नाम के लड़के और एक हकीम के साथ मिलकर कुछ इलीगल काम करता था, जैसे कि बिच्छू का तेल और ये सब चीज बेचना, लड़कियां लाना और ये सब कारनामे। ईलू बब्बन को उठाती भी है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। उसको नहीं पता था कि उसका लड़का जीवा कहाँ पर है। अब बब्बन की दुकान हकीम के घर और दवा खाने के जस्ट सामने ही थी, जो कि झुमके बेचने का काम करता था। खैर, अब फाइनली मधु हॉस्टल के रूम नंबर 333 में शिफ्ट होती है, जिसको काफी समय बाद खोला गया था। ग्रेसी मधु को वार्न भी करती है कि लाना के ग्रुप से वो दूर रहे, क्योंकि वो वहाँ पर किसी को टिकने नहीं देते, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। हमने साफ साफ देखा कि रूम के अंदर कोई ना कोई एंटिटी मौजूद है और यही रीजन था कि ये हॉस्टल सड़ रहा था। अब मधु, लाना और बाकी सबसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उस पर गुस्सा करते हैं। उसके गेट पे दस्तक भी होती है, तो मधु को लगता है कि सब उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सब मधु को कहते हैं कि वो भाग जाए, क्योंकि वो नहीं भाग पाई थी, लेकिन मधु अभी उनको इग्नोर करती है। हमने अभी तक कई सारे प्लॉट्स इस कहानी में ऐड होते देख लिए, तो इसी के साथ मैं एक और कहानी ऐड करूंगा, जो कि मधु के पास्ट की है। असल में मधु का ग्वालियर से दिल्ली आने का कारण सिर्फ काम करना नहीं था, बल्कि था उसका डार्क पास्ट। अब 1 साल पहले कॉलेज के एनुअल फंक्शन वाले दिन अरुण और मधु मिलने वाले थे। मिलने से पहले मधु ने रेडी होकर अपनी फोटो अरुण को भेजी थी, जिसके बाद वो मिले, लेकिन तभी कुछ नकाब पहने लोग आए और मधु को लैब के अंदर ले गए और उसके साथ गलत काम किया। आपको याद होगा, शुरुआत में इंटीमेट होते टाइम मधु को नकाब वाले लोग दिखाई दिए थे, तो यही उसका डार्क पास्ट है, जिसकी वजह से वो डर में रहती है, परेशान रहती है। इनफैक्ट वो अपने कटे हुए कान को भी नोटिस कर रही थी नहाते टाइम, तो वो भी इसी समय पर हुआ था, यानी कि उसके झुमके को खींच लिया गया था। अब इसी वजह से अरुण और मधु दोनों ही परेशान हैं, लेकिन मधु ने उस लड़के की झलक देख ली थी, उसका नाम भी सुना था, जो कि था नकुल, और बेला का फियांसे जो था उसका नाम भी नकुल था, इसलिए ही मधु उसको देखकर डर गई थी। खैर, मधु ने इस चीज की कंप्लेंट डर की वजह से नहीं करी। खैर, अब अपना शक दूर करने के लिए मधु नकुल के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो उसके ग्वालियर के लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नकुल उसको देख लेता है। लेकिन मधु डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और उसको कोई भी सबूत नहीं मिलता। उसको लगता है कि जैसे वही पागल हो। अब मधु दिल्ली की लोकल बसेस में ट्रैवल करती है, जहाँ पर रोज उसको लड़के छेड़ते और वो परेशान रहती, अकेली हो जाती, लेकिन स्टिल वो स्ट्रगल करती रहती है। खैर, डॉक्टर की बेटी कियारा के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और बिल्ली के साथ भी वो हंसती खेलती रहती, यानी कि उस राक्षस के साथ में। सबसे बड़ी बात कि हम देख पाते हैं कि कियारा को हॉरर मूवीज का शौक था और यहाँ पर द फेमस नॉसफेराटू मूवी चल रही होती है। खैर, अब सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन तभी उसको भी रूम के अंदर हॉन्टिंग्स महसूस होती है और हम भी बार बार किसी जले हुए आदमी के काले साये को उस रूम के अंदर देख पाते हैं। मीनवाइल ईलू मिश्रा अपने बेटे जीवा की तलाश करते करते पहुंच जाती है इसी हकीम के पास, जहाँ पर कोई बग्गा नाम का आदमी बार बार इलाज के लिए आया करता, जो कि दिखने में पैसे वाला लगता था।
और हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि उसने बग्गा को खून के साथ मिलाकर पिसा हुआ बिच्छू पिला दिया था। खैर इसके बाद में हकीम को दिखाया जाता है जो कि जीवा के बारे में कुछ नहीं बताता और इलू मिश्रा उसको धमकी देकर जाती है, लेकिन उल्टा हकीम उसको अपना कार्ड देता है कि वो उसके पास जरूर आएगी। हकीम यहाँ पर काफी मिस्टीरियस व्यक्ति था। उसको देखकर ऐसा भी लगता था कि जैसे उसको कोई बीमारी हो, क्योंकि वो हमेशा खांसता रहता, अजीब तरह से चलता, जैसे कि उसके अंदर एनर्जी नहीं थी। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारे प्लॉट्स कैसे अजीब से हैं, बिखरे बिखरे से हैं, लेकिन ट्रस्ट मी थोड़ी ही देर में आपस में सब जुड़ जाएगा और तब आपको इस सीरीज की गहराई पता लगेगी। मीनवाइल हम हॉस्टल के अंदर ग्रेसी और इलू को देखते हैं जो कि अपनी कार निकालती है और ये कार काफी समय बाद निकाली गई थी जो कि काफी वियर्ड सा बिहेव करती है और इसी कार में बैठाकर अनु को ले जाया गया था और फिर उसके बाद में वो भयानक हादसा हो गया था। एनीवेज अब हम लाना को देखते हैं जिसके गर्दन पर कुछ मार्क्स थे। ये चारों लड़कियां डरी हुई थी। वार्डन ग्रेसी उनको वहां से जाने के लिए कहती रहती, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं था। रीमा तो 8 महीने प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो कभी हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं जाती और ना ही बाकी तीनों लड़कियां कहीं जाया करती थी। तो यहाँ पर कुछ तो था जो कि उनको बाहर जाने से रोकता और इसी के चलते इलू ने ग्रेसी को इस हकीम के बारे में बता दिया था। अब हकीम वहाँ पर आता है जो कि देखते ही समझ जाता है कि रूम नंबर 333 में कुछ तो है। ये रूम अब खुद पे खुद बंद हो जाता है और आईने में हम उसी काले साये को देख पाते हैं जो कि हकीम को हवा में उठा लेता है। हकीम कहता है कि इस रूम में कुछ तो है और जो लड़की यहाँ पर रह रही है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन ऑब्वियसली बदनामी के डर से ग्रेसी हकीम को ही बाहर कर देती है। लेकिन रात में हकीम वहीं पर था। लाना को बाहर आने के लिए वो कहता है और लाना के गले में वापस से मार्क्स आ जाते हैं जैसे कि वो रस्सी से उसको हॉस्टल में कोई खींच रहा हो, विच एक्सप्लेन्स कि ये चारों लड़कियां बाहर क्यों नहीं निकल रही थी। वो साया उनको बाहर नहीं जाने दे रहा था। हकीम लाना को एक बोतल देता है कि ये उसको मधु के खाने में मिलाना होगा और बस फिर उसको बुलाना होगा जब ये साया मधु को पूरी तरह अपने शिकस्त में ले ले, जिससे कि वो उन चारों की हेल्प करेगा। अब लाना खुद को बचाने के लिए ऐसा ही करती है। निकी इन सब में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन प्रेशर के चलते उसको चुप रहना पड़ता है। अब ये लोग जो होते हैं वो मधु को चाय में, सूप में ये सारी चीजें मिलाकर पिला रहे थे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर हकीम का सीन क्या है, तो अब इस कहानी में आपको थोड़ा सा परेशान करने की और इजाजत चाहूंगा। एक और प्लॉट में ऐड करूंगा। हकीम असल में एक काइंड ऑफ सीरियल किलर है जो कि खुद बीमार है। वो आसपास की लड़कियां, दूर गांव की लड़कियां उनको उठा लेता है, जिसमें उसकी मदद करता है बब्बन, यानी कि इलाज के नाम पर वो ऐसा कर रहा था और वो किसी खास लड़की की रूह को अपने अंदर लेना चाहता था जिसके चलते उसका इलाज हो जाएगा। और उसने लाना से यही डील करी थी क्योंकि उसके हिसाब से मधु स्पेशल है, सताई हुई सोल है, तो वो इजीली कैप्चर हो सकती है। अब हकीम के नाम पर पहले से ही केसेस दर्ज हो रखे थे, लेकिन कभी उसको पुलिस पकड़ नहीं पाई। वो लड़कियों के हाथ पर एक स्पेशल मार्क बनाकर उनकी रूह चुराने की कोशिश करता, काला जादू करता। सेम केसेस इलू मिश्रा भी रीओपन करती है ताकि वो इनडायरेक्टली अपने बेटे तक पहुंच जाए, लेकिन उसको उसका बेटा नहीं मिलता। लेकिन हकीम का मकसद लड़कियों को बचाना नहीं था, बल्कि खुद को बचाना था। अब रात का समय आता है जहां पर मधु को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर सोने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट वो नींद की गोलियां भी लिया करती थी जिसके चलते उसको नींद आया करती, अदरवाइज वो सो तक नहीं पाती थी। और इस चीज का अंदाजा अरुण को भी स्टार्टिंग में ही हो चुका था क्योंकि उसने उसके बैग के अंदर गोलियां देख ली थी। अब तभी मधु को उसके रूम के अंदर बंद पड़े ट्रंक के अंदर से एक बिच्छू आता हुआ नजर आता है। उसको एक स्लीप पैरालिसिस काइंड ऑफ थिंग हो गई थी और फिर उसके ऊपर वही काला साया आ गया था। खैर अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके एंकल पर बिच्छू के काटने का निशान था, यानी कि वो सपना नहीं था, सब कुछ सच था। बेचारी इतनी डरी हुई थी कि उसको समझ में नहीं आता कि क्या करा जाए, यानी कि वो सपना था या फिर सच था। अब मधु नकुल के घर पहुंच जाती है अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। अब वहां जाकर नकुल साफ इनकार कर देता है कि वो तो ग्वालियर कभी गया ही नहीं और उसके पिता को डिमेंशिया है जिनकी देखभाल उसको करनी पड़ती है और वो काफी रेप्यूटेड पर्सन है। इसके चलते मधु को भी ये बात समझ आ जाती है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अपने बॉयफ्रेंड अरुण को छोड़कर वो अकेले क्यों गई, तो असल में जब अरुण और मधु डेट पर गए थे तो पास्ट को लेकर उसने कुछ कमेंट पास कर दिया था जिसके चलते उनका काइंड ऑफ ब्रेकअप हो गया। साथ ही साथ और भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसके चलते ऐसा हुआ था और मधु को नकुल पसंद आने लगा था क्योंकि उसको लगा कि उसने नकुल को गलत समझ लिया है और ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने 1 साल पहले उसके साथ गलत काम किया था। अब हम बात करते हैं हकीम के बारे में। तो हकीम असल में लड़कियों को मारकर उनका खून इकट्ठा करके उसी से दवाई बनाया करता और उसको एक ऐसी लड़की की तलाश थी जिसकी रूह से वो खुद का इलाज कर लेगा और इसी चक्कर में उसने खूब सारी लड़कियों का कत्ल किया था।
बब्बन और जीवा उसी के साथ जुड़े हुए थे। दोनों उसका साथ दे रहे थे, लेकिन अंत में बब्बन ने भी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन जीवा के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। अब मैंने आपको बताया था कि बग्गा नाम का इंसान हकीम के पास आता था, लेकिन उसकी दवाई का उस पर असर नहीं हुआ तो हकीम उसको भी बेरहमी से मार डालता है, क्योंकि वो उसको धमकी दे रहा था। खैर फाइनली पुलिस को एक सड़ी गली हुई लाश मिल जाती है, जिसको यमुना नदी में फेंका गया था, और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि जीवा की थी। उसको 6 महीने पहले ही खत्म कर दिया गया था। और ये सुनकर तो ईलू मिश्रा की रूह कांप जाती है। उसका लड़का हमेशा गलत काम करता था, जैसे कि उसने किसी की आंख फोड़ दी थी, वो लड़कियों को छेड़ता था, नशा करता था, हकीम से कुछ लड़कियों को सुधारने के लिए काला जादू भी सीख रहा था। लेकिन यहाँ पर माँ की ममता इस हद तक थी कि ईलू मिश्रा फिर भी उसके पीछे रोती रहती। वो अपने पति से भी अलग रहा करती थी, वो उसके साथ मारपीट करता था, और उसी दुख में वो ग्रेसी के साथ मिलकर दारू भी पिया करती। अब ये सारी बातें ईलू मिश्रा के सीनियर पुलिस ऑफिसर उसको बताते हैं, और वो ये भी देख लेती है कि एक हाई प्रोफाइल केस आया हुआ था, जो कि था मिस्टर बग्गा के मिसिंग होने का। और हम जानते हैं कि बग्गा का क्या हुआ। बग्गा को तो ऑलरेडी हकीम खत्म कर चुका था। अब जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि मधु का पोजीशन बढ़ता चला जाता है, उसका घाव भी बढ़ रहा था, और नकुल उसको पब में भी इनवाइट करता है, जहां पर उनके बीच एक किस भी हो जाती है। कि तभी वहां पर 2 लड़के नकुल को नकुल भैया कहकर बोलते हैं, जिससे कि तुरंत ही मधु वहां से भाग जाती है, क्योंकि जब उसके साथ गलत काम किया गया था तब भी ये सेम आवाज उसने सुनी थी, और उसको फिर से नकुल के ऊपर शक होने लगता है। और नकुल उसको बहुत बार कॉल्स करता है, लेकिन वो उसकी कॉल को अटेंड नहीं करती। अब ये सारी चीजें चली रही होती हैं कि तभी कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं कि अनु भी मधु की तरह ही पजेस्ड हुई थी, और इसी काले साए ने उसको डराया था और ट्रक के सामने धक्का दे दिया, जिसके चलते ही वो खत्म हुई। और तब से ही बाकी चारों लड़कियां इसी हॉस्टल में कैद हैं। खैर अब तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि निक्की के घर वाले उसको लेने आए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो हॉस्टल से बाहर जाती है, उसके नाक से खून आने लगता है, और बस तुरंत ही उसको वापस लाया जाता है। सबको समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसी के चलते मधु डॉक्टर शोमिनी को अपने पास्ट और रूम के अंदर साए के बारे में बता देती है। तो डॉक्टर शोमिनी अब हॉस्टल में आकर सबसे बात करती है। वो कोमल को बाहर लाती है, लेकिन ये काला साया उसके चेहरे पर भी खरोंच के निशान छोड़ देता है। डॉक्टर शोमिनी ये देखकर खुद भयभीत हो गई थी। उसको लगता है कि ये शायद से मास हिस्टेरिया टाइप की कोई चीज हो गई है। कि तभी मधु वापस से अरुण से कनेक्ट करती है, वो इंटीमेट होते हैं और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में मधु को लिफ्ट देने के लिए नकुल आता है। अब तक मधु मान जाती है कि वो चीज नकुल ने नहीं की थी, लेकिन अचानक से ही नकुल के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, 1 साल पहले उसी ने मधु के साथ गलत किया था। वो उससे 2 साल सीनियर था और वही उसको गिफ्ट वगैरह दिया करता। हम एक साइको नकुल को देख पाते हैं, जो कि अपने पब वाले 2 दोस्तों के साथ मिलकर मधु को उसी हॉस्टल के पास वाले जंगल में लेकर जाता है, वो भी खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आ जाती तो मधु जो थी वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकती थी। लेकिन तभी बारिश होने लगती है और मधु भी पजेस्ड होकर नकुल के दोनों दोस्तों को मार डालती है। और ये खौफनाक मंजर देखकर नकुल भाग जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि वो कभी वहां पर आया ही नहीं था। अब इसी पजेस्ड हालत में मधु हॉस्टल आती है और वहीं पर गिर पड़ती है। उसने सबको डरा दिया था। खैर अगले दिन से मधु की हालत बहुत खराब हो गई थी और वो अरुण को सब बताती है कि उसके अंदर कुछ तो है और उसने 2 लड़कों को मार दिया है और नकुल ही वही इंसान है जिसने कि ये सब किया था। और मधु ने डॉक्टर शोमिनी की बेटी क्यारा को भी डरा दिया था। उसका पोजेशन 2 बार दिखा। इनफैक्ट जो बिल्ली उसके पास आया करती थी वो भी मधु से डर रही थी। अब हॉस्टल के अंदर जो लड़कियां होती हैं वो भी मधु को बताती हैं कि वो हकीम के पास जाए और वही उसको ठीक कर सकता है, और होता भी यही है। वो हकीम के पास आ गई थी, लेकिन वो उसको बेहोश करके नीचे बेसमेंट में लिटा देता है, जहां पर बग्गा की लाश पड़ी हुई थी। वो मधु की रूह खींचना चाह रहा था, लेकिन तभी फाइनली ईलू मिश्रा पुलिस के साथ हकीम के यहाँ रेड मार देती है। बेसमेंट के अंदर वो मिल जाता है और मधु वहां से भाग जाती है। लेकिन हकीम डरता नहीं है, बल्कि कहता है कि उस रूम के अंदर ईलू के बेटे जीवा की ही रूह है और उससे बात करनी है तो ईलू उसके पास ही आएगी, और बस वो वहां से निकल जाता है। ईलू मिश्रा को ये भी पता लग गया था कि असल में उस हॉस्टल के रूम में ही जीवा को मारा गया। इनफैक्ट जब वो गायब हुआ था तो आखिरी टाइम उसका फोन उसी एरिया के पास मिला था, यानी कि उसका फोन आखिरी टाइम वहीं पर एक्टिवेट हुआ था। अब एक एक करके सारे राज खुलते चले गए थे, लेकिन यहाँ पर एक राज अभी भी बचा हुआ था। अब मधु और अरुण को पता लग चुका था कि नकुल ही वही इंसान है, लेकिन अरुण तभी एक और बात बताता है कि उसने ही अपने फ्रेंड को मधु की वो फंक्शन वाली फोटो फॉरवर्ड करी थी, ये दिखाने के लिए कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। और फिर उस बेवकूफ ने लड़कों के सारे ग्रुप के अंदर उस फोटो को फॉरवर्ड कर दिया और उसके बाद ही नकुल ने ऐसा किया था। लेकिन जब अरुण नकुल को फेस करता है तो वो ये कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। उल्टा उसके दोस्तों को खत्म करने के इल्जाम में वो उनको जेल भेजेगा, क्योंकि उसकी सोर्स काफी थी। एनीवेज तभी हम देखते हैं कि हॉस्टल के अंदर डॉक्टर शोमिनी
कंपनी निक्की के परिवार को बुलाकर निक्की को एनेस्थेसिया देकर वहां से लेकर जाती है, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि हाँ हॉस्टल के अंदर कुछ नहीं है और खाली ये कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत है। ग्रेसी भी उनके साथ ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में उन 2 लड़कों की लाश मिल जाती है पुलिस को, जिनको मधु ने खत्म किया था। अब हॉस्पिटल के अंदर MRI मशीन के अंदर निक्की को डाला जाता है और बस तभी निक्की ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है, यानी कि उस स्पिरिट ने, उस रूह ने उसको खत्म कर दिया। और जैसे ही ये खबर कोमल, लाना और रीमा को मिलती है, उनके होश उड़ गए थे। उनको समझ आ चुका था कि अब वो भी नहीं बच पाएंगी और ये खबर आते ही गवर्नमेंट हॉस्टल के ऊपर बैन कर देती है और ग्रेसी अब सभी को जाने के लिए भी कह देती है। खैर अब तक हम देखते हैं कि फाइनली मधु फुल पोजीशन में आ गई थी और उसके पैर का घाव भी भर गया था और रीलू मिश्रा को भी सब पता चल चुका था कि ग्रेसी और इस हॉस्टल ने उससे क्या क्या छुपाया। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस भयानक खौफ सीरीज के असली पत्ते कि आखिर हुआ क्या था और ये रूम यानी कि रूम नंबर 333 हॉन्टेड कैसे हुआ। तो जीवा जो था ना वो असल में नशा किया करता था और इसी हॉस्टल में वो पेंट का काम करता और ये काम उसको ग्रेसी ने ही दिया था, जिसके बारे में उसकी माँ को कुछ पता नहीं था। अब रूम नंबर 333 के साइड में हमने जो पेड़ और पेंटेड हाथ देखे थे तो वो सब जीवा के सामने ही इन 5 दोस्तों ने किया था। लेकिन तभी जीवा के हाथ पर कट लग जाता है और अनु जो थी वो साफ दिल की लड़की थी तो वो उसको पट्टी करती है, लेकिन तभी जीवा की लेजर लाइट नीचे गिर गई थी। तो सीरीज की शुरुआत से लेकर अब तक अनु को और लड़कियों को छेड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि जीवा ही था और ये पता चलते ही रीमा जीवा को थप्पड़ मार देती है, लेकिन जीवा उन सबको गालियां देकर उल्टा सीधा बोलकर चला जाता है कि वो उन सबसे बदला लेगा। खैर अब इसके बाद में न्यू ईयर ईव आ जाती है यानी कि 31 दिसंबर, जहां पर अनु के बॉयफ्रेंड की सोसाइटी में उसने जो फ्लैट लिया था वहां पर उसने पार्टी रखी थी और उसी दिन अनु के बॉयफ्रेंड के घर में फंक्शन भी था जिसके अंदर वो इनवाइटेड नहीं थी। अब सब उसको समझाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा दे रहा है, लेकिन फिलहाल ये लड़कियां घर में पार्टी कर रही होती हैं। तभी उस घर का लैंडलॉर्ड उनको वहां से निकाल देता है। एज कोमल एक टाइम पर कॉल गर्ल हुआ करती थी, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है क्योंकि लैंडलॉर्ड का लड़का और उसके दोस्त उन लड़कियों के साथ पार्टी करना चाहते थे, उनके साथ इंटीमेट होना चाहते थे, लेकिन लड़कियां ऑब्वियसली कंफर्टेबल नहीं थी, जिसके चलते मकान मालिक ने उनको वहां से बाहर निकाल दिया क्योंकि खाली चाबी दी गई थी, यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ था। और ये सारी चीजें न्यू ईयर ईव की शाम में हुई थी। निक्की, कोमल, रीमा, लाना तो ऑटो से वापस हॉस्टल जा रहे होते हैं, जहाँ पर बीच में उनको लड़के छेड़ते भी हैं और जो ऑटो वाला था वो सिगरेट पीने के चक्कर में उनको रास्ते में ही उतार देता है, जो कि दिल्ली में बड़ी बेकार चीज है। ये लड़के वगैरह छेड़ना बहुत ही घटिया लगता है, लेकिन किसी तरह से वो हॉस्टल आ जाती हैं और अनु जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करती है, जहां पर उसको एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि आज उसके घर में कोई पार्टी नहीं थी बल्कि उसकी एंगेजमेंट हो रही थी, यानी कि अनु का बॉयफ्रेंड गलत आदमी था। वो सोचता है कि जब अनु की फ्रेंड ऐसी है तो वो भी ऐसी ही होगी और अनु का इससे दिल टूट जाता है और वो वापस हॉस्टल के पीछे वाले ही लाइन से आ रही होती है जहां पर उसको बसेस वगैरह मिलती थी और ड्रॉप करती थी। लेकिन फिर से जीवा नशे की हालत में लेजर लाइट से उसको टीज करता है क्योंकि वो वहीं पर थोड़ी देर पहले बब्बन के साथ दारू पी रहा था और उसने हकीम की दी हुई ड्रिंक भी पी ली थी, लेकिन बब्बन जो होता है वो इस चीज में उसका साथ नहीं देता और वहां से चला जाता है। खैर वो उसी रात अपनी माँ से झगड़ा कर भी आया था और आखिरी बार उसकी माँ से न्यू ईयर ईव वाले दिन ही बात हुई थी। उसी टाइम पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि रात में ईलू और ग्रेसी भी पार्टी कर रहे थे, लेकिन ईलू और ग्रेसी को आइडिया नहीं था कि जीवा हॉस्टल में होगा। खैर अब अनु इतने गुस्से में थी कि वो जीवा को बोलती है कि हिम्मत है तो वो अंदर आकर दिखाए और गार्ड भी दारू पीकर सोया हुआ था। अब कोमल, अनु, रीमा, लाना और निक्की टेरेस के ऊपर पार्टी कर रहे थे कि तभी जीवा वहां पर आकर अनु को जबरदस्ती किस करता है और बस वो दिल्ली कांड वाली बात दोहरा देता है, जिसके चलते रीमा गुस्से में आ गई थी और वो जीवा के शरीर में आग लगा देती है। वो बुरी तरह से जलकर वहीं गिर पड़ता है, लेकिन तभी हॉस्टल में बाहर से ईलू और ग्रेसी आ गए थे, जो कि टेरेस पर जल रही आग देखकर गुस्से में आ जाते हैं और वहां पर आने लगते हैं। ये लड़कियां किसी तरह से जीवा को रूम नंबर 333 के उसी ट्रंक के अंदर बंद कर देते हैं। वो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। अपनी माँ की आवाज सुनकर वो माँ चिल्ला भी रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर अनु बैठ जाती है। अब ईलू ने यह सब देखा भी था कि लड़कियां किसी को ले जा रही थी, लेकिन नशे की वजह से उसको कुछ खास समझ में नहीं आता कि लड़कियां क्या लेकर गई हैं। लेकिन अब उसको सब कुछ समझ आ गया था और बस इसी ट्रंक के अंदर जीवा के प्राण निकले थे, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट इसी रूम के अंदर बस गई और उसके बाद अनु की मौत हुई। निक्की की मौत का कारण यही था। सबसे बड़ी बात कि वो इसलिए इन सभी लड़कियों को वहां से बाहर नहीं निकलने देता था। यहाँ पर मधु का पजेस होना, वो 3 लड़कियां जो कि वीजा बोर्ड खेल रही थी, उन सब के साथ क्या हो रहा था हमको अब समझ में आ जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो हकीम था उसको भी जीवा की ही स्पिरिट ने हवा में उठा लिया था। अब इन 5 लड़कियों ने ही जीवा की बॉडी को यमुना नदी में फेंक दिया था और इसी वजह से पुलिस को लाश नदी से मिली थी।
और सबसे बड़ी बात कि ग्रेसी ने कार को काफी टाइम बाद निकाला था और इसी कार के अंदर ये लड़कियां जीवा की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए यमुना नदी के पास गई थी। एनीवेज अब प्रेजेंट टाइम में हर जगह हकीम के बारे में खबर में आ चुका था। मीनवाइल हम ये भी देखते हैं कि रीमा की डिलीवरी भी हो रही थी और तभी अचानक से होता यह है कि मधु अब अरुण के यहाँ पर फुल पोजीशन में आ जाती है। वो उसको धक्का देकर हॉस्टल आ जाती है जहाँ पर सभी लोग उसको बहुत मुश्किल से काबू करते हैं और लाना वो फाइनल हकीम वाला लिक्विड मधु को पिला देती है, जिसके बाद हम मधु के अंदर की कश्मकश को देख पाते हैं। जीवा की स्पिरिट उसको कहती है कि वो उसके साथ चले। उसने उसके अंदर की चीजों को देखा है, उसको बचाने की कोशिश करी है और वो रहे या फिर ना रहे वो अपना बदला नकुल से ले ले। अब वो उसकी इच्छा पूरी कर देता है और अब मधु अपने पास्ट को ओवरकम करके नकुल को मार डालती है, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी, जिसका सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर में जरूर समझाऊंगा। एनीवेज इलू भी ग्रेसी से कहती है कि उसको सब पता था और ग्रेसी बस यही कहती है कि उसको इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था और वैसे भी जीवा कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो गलत इंसान था। और इसी के चलते इलू रूम नंबर 333 में जाती है जहाँ पर मधु बंधी हुई थी और पोजीशन में थी। अब तब तक हकीम भी यहाँ पर आ चुका था जिसको इलू ही लेकर आई थी, जिसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और उसको मधु की रूह किसी भी हालत में चाहिए थी, जिसको ग्रेसी मारती भी है लेकिन वो उसको लेकर नीचे कूद जाता है, जिसके अंदर हकीम तो बच गया था लेकिन ग्रेसी खत्म हो जाती है। अब पूरे हॉस्टल की लाइट भी चली गई थी, बस रूम नंबर 333 और 332 रूम की लाइट थी। फाइनली इलू आकर जीवा की स्पिरिट से रिक्वेस्ट करती है कि वो मधु को छोड़ दे और तब जाकर हम देखते हैं कि मधु ने अपने अंदर से जीवा को बाहर कर दिया था या फिर उसने अपनी माँ की बात मान ली, जिसके चलते रूम नंबर 333 पूरा तबाह हो जाता है। फ्लोर की टाइल्स टूट गई थी और जीवा की माँ भी खत्म हो जाती है। अब हकीम को लड़की की रूह तो नहीं मिली लेकिन जीवा को हकीम का शरीर मिल जाता है, जिसके चलते वो बची हुई 3 लड़कियों को मारने आता है। एज उसके हिसाब से उन्होंने ही उसको वहाँ पर रखा हुआ था, एज उन्होंने ही तो उसको मारा था। अब हकीम के अंदर का जीवा रीमा, उसकी न्यू बॉर्न लड़की कोमल और लाना को मारने आ रहा था, लेकिन उससे पहले लाना मधु को देखकर उसको खत्म करने आती है, लेकिन मधु अब नॉर्मल थी और कोमल उसको छोड़ने के लिए कह देती है। मधु अब जाने लगती है लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि हकीम के अंदर जीवा की रूह आ गई है तो वो मदद करने जाती है। हम देख पाते हैं कि कोमल के बाल तक उसने उखाड़ दिए थे, लेकिन फाइनली मधु जो होती है वो एक एक्स की मदद से हकीम का सर काट कर सबको बचा लेती है, जिससे कि सभी को बचा लिया जाता है। अब डॉक्टर शोमिनी यहाँ पर आकर पुलिस से डील करती है और मधु बिल्कुल ठीक थी। इनफैक्ट वो पुलिस से ये भी कहती हैं कि वैसे भी जो हकीम था वो बहुत बड़ा सीरियल किलर था और उसको मार भी दिया गया तो क्या हुआ, क्योंकि अगर मधु ऐसा नहीं करती तो वो उनको खत्म कर सकता था। खैर अब लाना, कोमल और रीमा इतने महीनों बाद यहाँ से बाहर गए थे और शायद अब वो अपने अपने घर वापस चले जाएंगे और अरुण अभी भी जिंदा था और हॉस्पिटल में था, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मधु रहती है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सारे प्लॉट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन एक प्लॉट और एक बात अभी भी बाकी है जो कि मैंने आपको पहले भी कही थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि नकुल की थी। अब नकुल की शादी बेला से हो रही होती है कि तभी पुलिस उससे उसके दोस्तों के सिलसिले में पूछताछ करने आती है, तो बेला उल्टा मधु और अरुण को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन नकुल उससे परेशान होकर होटल रूम में चला जाता है और बेला को फोन पर डांट भी देता है, जिसके चलते बेला नीचे रो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मधु का डिमोनिक रूप तभी नकुल के सामने आकर उसको बुरी तरह से डराता है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट वो खत्म हो जाता है और बेला समेत सारे गेस्ट ये देखकर रोने लगते हैं। फाइनली एक गलत काम करने वाले को भी सजा मिल गई और जब मधु के अंदर जीवा ने कहा था कि वो अपना बदला ले ले तो उसका मतलब यही था कि वो रहे या फिर ना रहे, नकुल को मारने का काम वो जरूर करेगा। एज जीवा की स्पिरिट ने मधु के अंदर का गुस्सा और तड़पन देखी थी। वो गलत लड़की नहीं थी। जीवा यहाँ पर उतना बुरा नहीं दिखाया गया जितना हालातों ने उसको बना दिया था। गलत संगत का असर उस पर हुआ था और तभी शॉकिंगली हम मधु को हॉस्पिटल में अरुण के पास देखते हैं, जो कि कैमरा में वियर्ड नजरों से कुछ देखती है, विच मीन्स कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डिमोनिक अंश छूट गया था, जिसके चलते अब वो फाइनली दुनिया से लड़ने के लिए रेडी है। और अब वो पहले वाली सहमी सी मधु नहीं रही थी और अब वो दुनिया को फेस करने के लिए रेडी थी। और बूम, इसी के साथ में खौफ सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रिसेंटली रिलीज हुई प्राइम वीडियो की एक प्रॉपर हॉरर सुपरनैचुरल सीरीज खौफ की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब देखो, हो सकता है कि यहाँ पर काफी सारे सीन्स ऐसे होंगे जो कि मैंने ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि देखो ये जो सीरीज है वो काफी स्लो बर्न टाइप की है, तो अगर मैं यहाँ पर हर चीज को ऐड करता तो आपको काफी बोरियत महसूस हो सकती थी और वीडियो अननेसेसरीली काफी बड़ी हो जाती। लेकिन ट्रस्ट मी, पूरी मूवी का प्लॉट और सारांश यही है जो कि मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को देख लेते हो, सुन लेते हो, तो आप इजीली किसी को भी इस सीरीज की कहानी समझा सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी इंटरेस्टिंग सीरीज को लेकर आने वाला हूँ, वो भी जल्दी से जल्दी। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और अगर आपने अभी तक यामाकाता की फिल्म को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। ट्रस्ट मी, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए